कौन हो गया? चलो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज ज्योति क्यों नहीं आया? क्या क्या माथा भी चाहिए उसको। अच्छा ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके आगे में एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने के लिए एक टॉपिक करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है सर, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, शायद तुम लोग पढ़े होगे, भूल गया होगे, उसको मैं फिर से रिवीजन कर देता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर, अभी ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है ये बता देता हूं थोड़ा सा। देखो सपोज कि मान लो ये तुम्हारा पास H2O है, ठीक है सर, H2O है तुम्हारा पास है, तो H2O का अगर तुम H2O का स्ट्रक्चर बनाते हो तो कैसा होगा? ये H2O का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है सर। इतना डिटेल में ये चैप्टर में चाहिए नहीं, फिर भी थोड़ा सा फील लाने के लिए मैं बता देता हूं, ठीक है सर। अभी हमें पता है कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन का ज्यादा है और हाइड्रोजन का कम है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के वजह से ये एक बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है, एक इमेजिनरी चार्ज यहां पे डेवलप होगा जिसको हम लोग +1 बोल के बोलेंगे, ठीक है सर। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है, इसीलिए ये बॉन्ड के लिए ये हाइड्रोजन पे एक इमेजिनरी चार्ज डेवलप होगा जिसको हम लोग +1 बोल के बोलेंगे, और यहां पे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था इसीलिए इसको कितना देंगे? -1। फिर से ये बॉन्ड के लिए देखेंगे, इसको कितना मिलेगा? +1, फिर से इसको कितना मिलेगा? -1। तो मैं अगर कुल मिला के पूछ लूं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तुम मुझे बोल दोगे -1 तो कितना हो जाता है? -2। यही है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है सर। बेसिकली ये क्या है? एक इमेजिनरी चार्ज है, ठीक है सर, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड अगर एक कोई भी दो एटम के बीच में शेयर होता है तो जो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उसको हम लोग -1 देते हैं, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है उसको हम लोग +1 देते हैं। और एक एग्जांपल लेकर दिखा देता हूं। सपोज कि मान लो कि यहां पे CO2 ले लिया, ठीक है सर, CO2 ले लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमें पता है कि ऐसा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। मैं सब बताऊंगा, मतलब जितना भी क्वेश्चन तुम लोगों का मन में घूमेगा सबका आंसर दूंगा, ठीक है सर। फिर से ये बॉन्ड के लिए हमारा ऑक्सीजन को कितना मिलेगा? -1। फिर से ये बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन को कितना मिलेगा? -1। फिर से ये बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन को कितना मिलेगा? -1। ये बॉन्ड के लिए इसको कितना मिलेगा? -1। और कार्बन को ये बॉन्ड के लिए कितना मिलेगा? +1। ये बॉन्ड के लिए कितना मिलेगा? +1। ये बॉन्ड के लिए कितना मिलेगा? +1। ये बॉन्ड के लिए कितना मिलेगा? +1, ठीक है सर। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर किसी ने पूछ लिया तो कितना हो जाएगा? +4। और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना है? -2, और इसका भी कितना है? -2। तो यही है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है सर। अभी बात आता है कि सारा कुछ जितना भी चीज मैं तुम्हें बता दूं, सारा का स्ट्रक्चर ड्राइंग करना तुम लोगों के लिए पॉसिबल है नहीं, ठीक है सर। इसीलिए हम लोग और एक मेथड, देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का 2 मेथड है। नंबर 1 है स्ट्रक्चरल मेथड, दूसरा है फॉर्मूला यूज करके तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। अभी जो ये स्ट्रक्चरल मेथड है ये कभी भी रॉन्ग नहीं होता, मतलब ये 100% करेक्ट आंसर तुम्हें देगा ही, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला के मेथड है वो कभी कभी हमारा रॉन्ग आंसर दे देता है, ठीक है सर। पकड़ो कि 99% हमारा राइट आंसर देगा लेकिन 1% हमारा रॉन्ग आंसर देगा, ठीक है सर। जो रॉन्ग आंसर देता है उसको हम लोग एक्सेप्शन के हिसाब से पढ़ लेते हैं, मतलब स्ट्रक्चर बना के पढ़ लेते हैं, ठीक है सर। तो 99% पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद 1% पढ़ लेते हैं, ठीक है सर।
तो कौन सा मेथड पढ़ेंगे अभी? दूसरा मेथड पढ़ेंगे। कौन सा? जो हम लोगों का फॉर्मूला यूज करके जो मेथड ऑक्सीडेशन नंबर दे देगा। तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स लिखना पड़ेगा, ठीक है सर? तो रूल्स लिखना शुरू करो। रूल्स ऑफ फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। Rules of finding oxidation number. Number 1 rule. The oxidation number of atom in free or uncombined elemental state is zero. जैसे कि इसका मतलब क्या होता है ये मैं बता देता हूं। देखो, इसका मतलब ये है कि सपोज कि मान लो सिर्फ मैंने यहां पे सोडियम लिख दिया, नहीं तो मान लो कि यहां पे मैंने बस हाइड्रोजन लिख दिया, नहीं तो मान लो यहां पे मैंने क्लोरीन लिख दिया। क्या ये किसी के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है? नहीं बना रहा है। कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना रहा है तो पहली बात तो ये है कि यहां पे चार्ज डिफरेंस तो आएगा नहीं, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो आएगा नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं आएगा तो इस पे चार्ज अगर डेवलप होगा तो कितना चार्ज डेवलप होगा? 0, ठीक है सर? इस पे भी किसी के साथ बॉन्ड शेयर कर दे ही रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पैदा नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। कुछ चार्ज ही डेवलप नहीं होगा। फिर से इसका भी कितना होगा? 0। ये तो समझ में आ गया ना? एग्जाम्पल के तौर पे ये सब लिख सकते हो। नहीं तो मान लो कि Br2 ये एलिमेंटल स्टेट मतलब ब्रोमीन सपोज के नेचर में ऐसे ही पाया जाता है। अभी ब्रोमीन को अगर तुम स्ट्रक्चर बना दो इसका, तो ब्रोमीन मान लो कि ऐसे बना दिया, ठीक है सर? यहां पे कोवलेंट बॉन्ड तो है, क्या यहां पे चार्ज डिफरेंस है? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है? नहीं है। तो यहां पे अगर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर किसी ने पूछा कितना होगा? 0। इसका भी कितना होगा? 0। Cl2 का भी पूछ लिया तो यहां पे क्लोरीन का कितना होगा? 0। H2 का पूछ लिया, हाइड्रोजन का कितना होगा? 0, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पैदा नहीं हो रहा है। एग्जांपल के तौर पे ये सब लिख सकते हो ये पॉइंट के अंदर में। ठीक है, जो नहीं आ रहा है उन लोगों को कोई नहीं जानते हो, मैं झूठ बोल रहे हो? हाँ हाँ, दूसरा कौन था? हाँ, दूसरा गुप्ता और ज्योतिराज वो तो आज नहीं आया, जो इतना दिन से नहीं आ रहा है उसको पूछ रहा हूँ मैं। 3 लड़की तो मुझे याद है, 3 लड़की तो नहीं आ रहा है, ये तो आ रही है। अच्छा, उन लोगों को पूछना आएगा कि नहीं, ठीक है? नहीं आएगा तो नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आएगा, मैं ऐसा कि बहुत दिन बाद आ रहा है तब तो उन लोगों का लॉस हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अगर नहीं आएगा परमानेंटली, नो मैटर, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर से अगर सोच रहा है कि 1 महीने बाद, कुछ दिन बाद प्रकट हो जाए, तो मैं समझा नहीं पाऊंगा उन लोगों को, ठीक है सर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहला क्लास ना करके अगर आगे का क्लास में आ जाए तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, मुझसे ना हो पाएगा, मैंने वो बोल रहा हूं मैं। तो नंबर 1 पॉइंट समझ में आ गया। नंबर 2 पॉइंट, the oxidation number of monoatomic ion, the oxidation number of monoatomic ion is same as charge on it। इसका मतलब क्या है? सपोज कि मान लो यहां पे मैंने Na पॉजिटिव लिख दिया, नहीं तो यहां पे मैंने लिख दिया Cl पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पे लिख दिया मैंने F नेगेटिव, और पूछ लिया कि यहां पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो ये मोनोएटॉमिक है, मतलब एक ही एटॉम का है ना,
मोनो एटॉमिक मतलब एक ही एटॉम है, यहाँ पे दूसरा एटॉम तो इसके साथ कंबाइन नहीं है, तो इसका जो चार्ज है वो ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है सर, लिख सकते हो। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इसका ON होगा +1, इसका ON होगा -1 और इसका ON होगा -1। ठीक है सर, सेम एज चार्ज ऑन इट। लेकिन मोनो एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक के लिए नहीं। अगर यहां पे मैं ऐसे लिख दिया Br2, यहां पे नेगेटिव लिख दिया, और तुम अगर बोल रहे हो कि एक ब्रोमीन का -1 है, तब तुम गलत बोल रहे हो। ठीक है सर, ये मोनोएटॉमिक नहीं है, ये डायएटॉमिक है। ठीक है सर, ये गलत है। ठीक है सर, नेक्स्ट लिखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन in all its compound is -2 except in case of peroxide, superoxide and oxide of fluorine। ठीक है सर, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन, सपोज कि मान लो ये मैंने H2O ले लिया। ठीक है सर, H2O ले लिया, H2O में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का ना कुछ नाप समझ के बोल दो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -2 होगा। ठीक है सर, +2 नहीं -2 होगा। नहीं तो फिर से मैं CaCO3 ले लिया, यहां पे ऑक्सीजन का कितना होगा, -2 होगा। ठीक है सर, सबका -2 होगा, लेकिन 3 केस है, जैसे कि पेरोक्साइड, उसके बाद हमारा सुपर ऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, वहां पे अलग होता है। अभी पेरोक्साइड क्या होता है ये भी देख लेते हैं। पेरोक्साइड देखो, पेरोक्साइड मतलब क्या होता है, पेरोक्साइड पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है ये भी देख लेते हैं। पेरोक्साइड मतलब, सबसे पहले पेरोक्साइड बॉन्ड मतलब क्या होता है ये बता देता हूं। अगर ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, उसको हम लोग पेरोक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। दो ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्ड है तो उसको हम लोग पेरोक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। अभी एक तो सबने सुना होगा H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सबने सुना होगा, है कि नहीं। तो इसका स्ट्रक्चर एक बार मैं बना के दिखा देता हूं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है सर, ऐसा होता है। अभी एक बात सुनो, इस बॉन्ड के लिए इस हाइड्रोजन को कितना मिलेगा, +1 मिलेगा, इस ऑक्सीजन को कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। फिर से ये बॉन्ड के लिए क्या ये ऑक्सीजन को कुछ मिलेगा, अच्छा ठीक है, इस साइड से मैं देखता हूं फिर से। इस बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन को कितना मिलेगा, +1 मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। इतना तो समझ में आ गया। अभी फिर से ये बॉन्ड तो मैंने देखा था, नहीं था। इस बॉन्ड के लिए ये क्या, ये ऑक्सीजन को कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पे भी ऑक्सीजन है, यहां पे भी ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस पैदा नहीं हो रहा है। तो इस बॉन्ड के लिए इसको कितना मिलेगा, अंडा मिलेगा, और इस बॉन्ड के लिए इसको भी कितना मिलेगा, अंडा मिलेगा। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिख रहा है मुझे, मेरा -1 दिख रहा है। यूजुअली कितना होता है, -2 होता है। ठीक है सर, तो पेरोक्साइड में कितना होगा, -1 होगा। एग्जांपल के तौर पे लिख लो। एग्जांपल पे ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, ये हमारा और लिख लेता हूं, सोडियम पेरोक्साइड दे देता हूं, और हमारा ये दोनों होने से हो जाएगा सोडियम पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है सर, नेक्स्ट आता है हमारा सुपर ऑक्साइड। ठीक है सर, सुपर ऑक्साइड देखते हैं सुपर ऑक्साइड क्या होता है। अच्छा, और एक बात बता देता हूं, ये सब जो पढ़ा रहा हूं ना थोड़ा सा डिटेल में, जरूरत इतना नहीं है। ठीक है सर, ये रेडॉक्स में ज्यादा जरूरी होता है, फर्स्ट ईयर में चला गया। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा ऐसी डिटेल में देख रहे हैं ताकि हम लोगों का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखो सुपर ऑक्साइड क्या होता है, सपोज कि मान लो KO2 हो गया। ठीक है सर, अभी एक बात हमेशा सुनो, ये क्या है, एल्कली मेटल है। ये क्या है, एल्कली मेटल है, मतलब ग्रुप नंबर 1 पे बिलोंग कर रहा है। तो एल्कली मेटल का हमेशा +1 होता है। ठीक है सर, मान लो कि इसको मैंने ये स्ट्रक्चर बैठाऊंगा तब भी ये गलत हो जाएगा स्ट्रक्चर, फिर भी मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं। मान लो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इस लोग ने बना लिया, मान लो
ऐसा नहीं बनाएगा क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड, इसमें आयनिक नेचर बहुत ज्यादा होता है। फिर भी मैं मान लूं ऐसा कुछ बना लिया, तो इसका कितना चार्ज होगा, एल्काली मेटल का कितना होता है, +1 होता है। ये हमेशा, ये चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है सर। ऑक्सीजन का चेंज हो जाएगा लेकिन ये चेंज नहीं होगा। ये +1 है तो बैलेंस करने के लिए इसको कितना दोगे, -½ इसको कितना दोगे, -½ दोगे, है कि नहीं। तो यहां पे सुपर ऑक्साइड पे कितना होता है, -½ ठीक है सर। तो लिख लो, ये भी एग्जांपल के तौर पे ये लिख सकते हो, जैसे कि RbO2, मतलब ग्रुप नंबर 1 एल्काली मेटल के साथ, एल्काली मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन दिख गया, एल्काली मेटल के साथ ऑक्सीजन दिख गया तो उन लोगों का कितना होगा, -½ ठीक है सर। और उसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है सर। जरूरत इतना नहीं है। नेक्स्ट, ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन। देखो ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन दो टाइप का ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन होता है, एक होता है OF2 एंड दूसरा होता है हमारा O2F2, ठीक है सर। देखो मैं बना के दिखाता हूं, बाई चांस मान लो कि ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन ऐसा कुछ हो गया, ठीक है सर, ऐसा कुछ हो गया। अच्छा, इस बॉन्ड के लिए फ्लोरीन को कितना मिलेगा बताओ, -1 मिलेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसका, -1। और ऑक्सीजन को कितना मिलेगा, +1। फिर से इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन को कितना मिलेगा, +1, और इसके कितना मिलेगा, -1। तो ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन में ये OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2, ठीक है सर। दूसरा O2F2, इसका भी स्ट्रक्चर मैं दिखा देता हूं, ये देखो, ये लो ये बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन को, फ्लोरीन को कितना मिलेगा, -1, और इसका कितना मिलेगा, +1, ठीक है सर। ये बॉन्ड के लिए तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर से ये बॉन्ड के लिए इसको -1, इसको +1, तो ऑक्सीजन का कितना होता है मेरा, +1, ठीक है सर। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन वाला कहानी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1, except in case of metal hydride, except in case of metal hydride। एक्सेप्ट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन का हमेशा कुछ ना सोच के +1 ले लो, हमेशा हाइड्रोजन का कुछ ना सोच के क्या ले लो, +1 ले लो, अनलेस दे आर कंबाइनिंग विद ए मेटल। अभी मेटल हाइड्राइड मतलब क्या होता है, सपोज कि मान लो ये लो, लिथियम मेटल है, एल्कली मेटल है कि नहीं, लिथियम हाइड्राइड LiH, इस केस पे तुम इसका +1 नहीं ले सकते क्योंकि एल्काली मेटल का हमेशा +1 होगा, वो ऑलवेज होता है, वो चेंज होने वाला नहीं है। कुछ देर बाद मैं दिखाऊंगा भी, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो अगर ये +1 हो जाए तो ये कितना होगा, -1, तब हाइड्रोजन को -1 लेना पड़ेगा। ऐसे हाइड्रोजन कितना लेगा, +1 ही लेगा। लेकिन अगर वो मेटल हाइड्राइड के साथ कंबाइन करता है, मतलब मेटल हाइड्राइड बनाता है, तब कितना हो जाएगा उसका, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, मेटल हाइड्राइड, तो मेटल हाइड्राइड का जैसे कि सोडियम हाइड्राइड, ये भी हो गया एग्जांपल, यहाँ पे भी कितना होगा हमारा, -1, और इसका कितना होगा, +1, ठीक है सर। तो लिख लो, जनरली कितना होता है, +1, लेकिन मेटल हाइड्राइड का केस में -1 हो गया। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1 ऑलवेज, हमेशा, वो कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा, ऑलवेज। फ्लोरीन इज -1 always, and other halogens that is chlorine bromine iodine, ब्रैकेट में लिख सकते हो chlorine bromine iodine, that is chlorine bromine iodine is -1 mostly, always नहीं, mostly, ठीक है सर। unless they combine with
combine with any element with higher electronegativity, ठीक है सर। अनलेस दे कंबाइन विथ, मतलब फ्लोरीन का तो हमेशा -1 मानोगे, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन -1 मानेंगे, लेकिन अगर ये कोई दूसरा एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके भी ज्यादा है, तब हम लोग इसको +1 मानेंगे, ठीक है सर। रूल्स हमें पता है, बॉन्ड्स बना के देख लेंगे। हाँ होता है कभी कभी ये दूसरा ऐसे कंपाउंड के साथ, जैसे कि CCl, अभी याद नहीं आ रहा है ऐसा कंपाउंड, कुछ ऐसा कंपाउंड टाइम आने पे देख लेंगे जब ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड के साथ, एलिमेंट के साथ ये कंबाइन कर लेगा, ठीक है, तब इसको +1 ले लेंगे। अभी तक तो सारा समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्काली मेटल इज +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्काली मेटल इज +1 and alkali earth metal is +2, ठीक है सर। तुम लोगों का क्लास थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, बहुत स्लो स्पीड नहीं बढ़ रहे हैं। 1 महीना हो गया, एक ही चैप्टर गया, नहीं तो दिसंबर तक कंप्लीट नहीं होगा। संडे को हमेशा क्लास रखते हैं अभी से, ठीक है सर। मेरा एफर्ट देकर खुद भी पढ़ा करो। संडे को क्लास रखते हैं, नहीं तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा दिसंबर तक, ठीक है सर। अच्छा, अल्कली मेटल और अनअल्कली अर्थ मेटल तो ऑलरेडी बोल चुका हूं, +1 +2 ये होप समझ में आ गया, ठीक है सर। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिखो, द सम ऑफ ऑल स्पेसिस, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, the sum of oxidation number on all species is equal to the net charge on the species, ठीक है सर। अच्छा, मैं समझाता हूं कौन सा क्या होता है। सपोज कि मान लो ये लो, तुम्हारा कुछ एग्जांपल लेकर समझाता हूं। सपोज कि ये लो H2O, यहां पे पूछ लिया कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, मुझे पता है फिर भी मैं निकालूंगा, ठीक है। ऑक्सीजन का निकालने तुम्हें बताएगा ही नहीं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर उन लोगों का निकालता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होते हैं। अभी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 ही होता है, और कुछ एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 से ज्यादा हो सकता है, जिसका कि जैसे कि एग्जांपल डी ब्लॉक का एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 1 से ज्यादा होता है, ठीक है। +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है। लेकिन जैसे कि एल्कली मेटल ले लिया, उन लोगों का सिर्फ +1 वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है सर। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालते हैं? जिसका वेरिएबल होता है, ठीक है सर। लेकिन अभी फिर से एग्जांपल समझने के लिए हम लोग वाटर से शुरू करते हैं, ठीक है सर। वाटर का हम लोग सपोज कि मान लो कि ऑक्सीजन का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हाइड्रोजन का सबको पता है कितना होता है, +1 लिखा के दिया, +1, तो 2 × +1, ठीक है सर, 2 × +1 प्लस ऑक्सीजन का निकालना है ना, इसको x ले लेते हैं, x। अभी नेट चार्ज, ये स्पेसिस के ऊपर में कुछ चार्ज लिखा हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ है, तो मतलब मान लेते हैं 0। तो नेट चार्ज जो लास्ट पॉइंट में लिखा है, नेट चार्ज कितना होगा? 0। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -2, ठीक है सर, ठीक है सर ना। अच्छा ठीक है सर। CaCO3, यहां पे मान लो कि कार्बन का निकालने बोला, तो कार्बन का निकालने के बोला तो मैं क्या करूंगा, ये है हमारा कैल्शियम, कैल्शियम का कितना होता है? +2, ठीक है सर। कार्बन का कितना लिखूंगा मैं? x नहीं पता मुझे। ऑक्सीजन का कितना? -2 है कि नहीं, और -2 उसके बाद देखो -2 उसके बाद हम लोग नेट चार्ज कितना ले लेंगे? 0, ठीक है सर, क्योंकि ये स्पेसिस के ऊपर में कुछ चार्ज है नहीं। ओके, तो ये करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा? 2 + x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा, ठीक है सर, ठीक है सर। तो तुम लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओ KMnO4 में
मैंगनीज का बताओ, Cr2O7 में क्रोमियम का बताओ, ये दोनों बता दो। हो गया, जल्दी करो जल्दी करो। चिराग हाथ में क्रिस्टल क्यों लगाया? पैसा आने के लिए है? हाँ ऐसे ही स्टाइल में। आगे चले। हाँ अच्छा ठीक है। से देख, अभी इतना टाइम वेस्ट ना करके देखो, ये चैप्टर बहुत इजी है एंड प्लस स्कोरिंग भी है, इसीलिए अच्छे से समझो। ठीक है से? अच्छा ठीक है से, हो गया शायद तुम लोगों का। mn का कितना आया? 3 आया। कैसे 3 आएगा? k mn of 4 ना, +7 आएगा। 3 कैसे आएगा? अच्छा Cr2O7 का कितना आया? 7। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। लास्ट एक कर लेते हैं। H2S2O7, इसका नाम ओलियम है, OLEUM, ओलियम। यहां पे सल्फर का बताओ। इसको नींद आ रहा है। H2S2O7, यहाँ पे सल्फर का चाहिए मुझे। हाँ ये 7 ही होगा, लेकिन 7 यहाँ पे। और एक बात बता देता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था। यहाँ पे ऊपर में -2 एक था, मैंने जो कि पुट करना भूल गया था, लेकिन छोड़ो, अभी के लिए छोड़ो। समझ में आ गया तो आ गया। अरे माइनस, ओके चलो इसको भी कर लेते हैं। ये -2 होने का नेट चार्ज 0 के जगह में -2 रखोगे। ठीक है सर, चलो ये भी करो एक बार। 0 के जगह में -2 रखोगे। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्रोमियम का +6 आ जाएगा, यहाँ पे ओलियम का कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा, शायद +6 आ जाएगा। चलो अभी ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के निकालते हैं।
देखते लगते इसको नहीं देख सकते इतना तक समझ में आ गया ना? किसी को प्रॉब्लम नहीं है? आगे चले। अच्छा, अभी सुनो, कोऑर्डिनेशन कंपार्ट शुरू करते हैं। उसके पहले मैं दो चीज बता देता हूं। अच्छा सुनो, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? ठीक है सर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है सर, अच्छे से सुनो। हाँ, अच्छे से सुनो। सपोज कि मान लो, बोलो, रेडी हो? अच्छा देखो, अच्छे से बोर्ड की तरफ देखो। लिखना है तो लिख लो, बोर्ड की तरफ देखो। अटेंशन चाहिए अभी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही समझा रहा हूं क्या है। ठीक है, सपोज कि मान लो यहां पे कोई भी एटॉम है ए और यहां पे कोई भी एटॉम है बी। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है ये तो समझ में आता है ना? कोवलेंट बॉन्ड समझ में आता है। ओके ठीक है सर। अच्छा, मान लो कि ये मेटल है, ए मेटल नहीं, सपोज कि मान लो कोई भी एक एटॉम है ए और यहां पे है बी। ठीक है सर, ए के पास आउटर शेल में, ए का आउटर शेल में आठों इलेक्ट्रॉन पूरा फुल है। ठीक है सर, और बी का आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फुल नहीं है, मान लो कि 6 है। ठीक है सर, अभी क्या होगा, इन दोनों एटॉम सपोज कि मान लो कि पास आ गया। पास आने के बाद में हमें यह दिखाई देगा कि इस एटॉम को अपना बैलेंस शेल पूरा फुल है, मतलब ऑक्टेट फुल है, इसको और इलेक्ट्रॉन का जरूरत नहीं है, मतलब ये ऑलरेडी स्टेबल है। ठीक है सर, फिर सेम ये वाला एटॉम स्टेबल नहीं है क्योंकि ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसको कोई इलेक्ट्रॉन का जरूरत नहीं है, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। ठीक है। अच्छा, और एक बात बता देता हूं, अगर किसी के बीच में, दो एटॉम के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है सर, और एनर्जी अगर रिलीज होता है तो वो वाला एलिमेंट ज्यादा स्टेबल बन जाता है। ठीक है सर, मतलब अगर ये दोनों ने बॉन्ड बना लिया आपस में तो ये दो मिलके ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, इस केस में क्या होगा, इसको तो देने का जरूरत नहीं है लेकिन इसको लेने का जरूरत है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का जरूरत है। ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो खुद का स्टेबिलिटी नहीं पाएगा। ठीक है, इसको इतना जरूरत नहीं है। ऐसे केस में क्या होगा, ये जो है, ये एटॉम ए जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को बीच में डाल दिया। ठीक है सर, मतलब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ए दे रहा है। क्या बी कुछ दे रहा है? नहीं दे रहा है। ऐसे करते हुए हम लोग देख रहे हैं कि ए का तो ऑक्टेट आगे से पूरा था, लेकिन अभी बी का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है सर, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको हम लोग बोलेंगे डोनर एटॉम, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्टर एटॉम। ठीक है सर, इसको ही बोलते हैं, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है सर, समझ में आया? अभी कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड का ही टाइप है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन शेयरिंग दोनों तरफ से होता है। लेकिन यहां पे शेयरिंग किस तरफ से हुआ? एक तरफ से। किसी ने कॉल किया था क्या? कट गया खुद से। अच्छा ठीक है, कोऑर्डिनेट लिखो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू complete transfer of one or more pair of electron from an atom to the other, ठीक है सर, is called coordinate bond। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पैराग्राफ चेंज करो और लिखो the atom which
transfers electron is called donor atom. Donor atom और Lewis base, नहीं वो मत लिखना, donor atom and the atom which accept electron is called acceptor atom. ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा ठीक है सर। अच्छा एक चीज बताओ, अभी हम लोग थोड़ा सा एसिड बेस का डेफिनेशन में जाएंगे। बेस कौन होता है? लिविस एसिड कौन होता है? एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, हमें सबको पता है, और बेस जो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कि नहीं? यहां पे हम लोग जो डोनर एटॉम है वो कैसे बिहेव करेगा? लुईस बेस का जैसे बिहेव करेगा, ठीक है सर। और जो हमारा एक्सेप्टर एटॉम है वो कैसे बिहेव करेगा? लिविस एसिड का जैसे बिहेव करेगा, ठीक है सर। लिख लो, द डोनर एटॉम बिहेव्स एज the donor atom behaves as Lewis base. The donor atom behaves as LEWIS, Lewis base, and acceptor atom act as, नहीं तो behaves as, दूसरा लिखे पढ़ो, behaves as Lewis acid। फिर से पैराग्राफ चेंज करो। ये लाइन तो समझ में आया ना? अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है सुनो। अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है? जो हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो होता है, उसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसका नाम होता है सेंट्रल मेटल एटॉम। मतलब यहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें दिखाई देगा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो होगा सेंट्रल मेटल एटॉम, ठीक है सर। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको हम लोग लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है सर। जो इलेक्ट्रॉन मतलब यहां पे ये वाला ये बी एटॉम क्या हो जाएगा? सेंट्रल मेटल एटॉम, ठीक है सर। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिगेंड्स। लिगेंड मतलब एस भी लगा सकते हो अगर दो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं 2 से 1 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है सर, वो भी लिख लो। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द एलिमेंट लिखो, एलिमेंट which accept electron is called central metal atom, and the element which donate electron is called ligand जो भी बोलो, ligand, LIGAND, ठीक है सर। यहां तक समझ में आ गया पूरा? पक्का? आगे चलते हैं। अचानक संगीतकार निकाल जाता है मेरे क्लास से। तेरा नेट पैक नहीं है तो तू मोबाइल पे इतना क्या करता है? कैलकुलेशन कर रहा है? हाँ? तू बोले इस बार फ्रेशर्स में नाच रहा था इसलिए क्लास नहीं आया? तूने भी नाचा? हाँ? तू दारू पी के नाचा? मैं सोचा दारू पी के नाचा। अभी ऐसा दिखाएगा तो मैं वही सोचूंगा ना। अच्छा ठीक है, देखो शुरू करते हैं। हाँ
अच्छा देखो, अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे होता है, क्या होता है वो देख लेते हैं। सपोज कि मान लो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अभी मैं थोड़ा सा पहचान करवाता हूं, ठीक है सर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक बॉक्स टाइप का चीज दिखाई देगा जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, ठीक है सर। बॉक्स टाइप का चीज में सपोज कि मान लो यहां पे कुछ भी दिखाई दिया, CMA लिख देता हूं। अच्छा देखो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमारा कोऑर्डिनेशन के स्फीयर के अंदर में एक सेंट्रल मेटल एटम होगा, एक सेंट्रल मेटल एटम होगा। उसके अलावा जो भी तुम्हें दिख गया वो तुम्हारा क्या होगा, लिगेंड्स होगा। लिगेंड्स एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम में कितना होगा, एक ही होगा, ठीक है सर। अभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर में अगर कुछ लिखा हुआ है, सपोज कुछ भी इस साइड में लिखा हुआ है, नहीं तो इस साइड में लिखा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अबे यार अभी काउंटर आयन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, काउंटर आयन। थोड़ा सा समझ में आया? हमें कैसा दिखाई देगा, एक बॉक्स दिखाई देगा, उसके अंदर में सेंट्रल मेटल एटम रहेगा, उसके साथ में जो भी रहे उसको हम लोग क्या बोल देंगे, लिगेंड्स बोल देंगे। और बॉक्स के बाहर में अगर कुछ रहा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काउंटर आयन बोलेंगे, ठीक है सर। अभी बात आता है कि सेंट्रल एटम मेटल एटम किसको बोले और लिगेंड्स कैसे बोले, किसको बोले, हम लोग कैसे पहचानेंगे। देखो, सेंट्रल मेटल एटम में मोस्टली तुम्हें दिखाई देगा कि डी ब्लॉक का एलिमेंट दिखाई देगा, मोस्टली, हमेशा नहीं बोलता हूं, कभी कभी हमें एल्यूमिनियम भी दिखाई देता है, ठीक है, मतलब एल्कालाइन ग्रुप नंबर 13 का भी एलिमेंट कभी कभी दिखाई देता है, ठीक है सर। लेकिन मोस्टली क्या दिखाई देगा, डी ब्लॉक। तुम लोग थोड़ा देर बाद तुम लोग खुद ही समझ जाओगे कि ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ठीक है सर। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, ठीक है सर। तो उसके लिए और 2-3 चीज हमें लिखना पड़ेगा, जैसे कि हमारा देखो, जैसे कि हमारा कुछ चीज लिखना पड़ेगा, H2O हो गया, ठीक है सर, H2O हो गया, NH3 हो गया, NH3 हो गया, या तो पिरिडीन, PY मतलब पिरिडीन हो गया। ये सारा का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो होता है 0, ठीक है सर। अच्छा लिस्ट ही लिखा देता हूं तुम लोगों को, लिस्ट ही लिखा देता हूं डायरेक्टली, ज्यादा इजी रहेगा। लिखो नेगेटिव चार्ज स्पेसिस, नेगेटिव चार्ज स्पेसिस, डायरेक्टली लिस्ट ही लिखो, नेगेटिव चार्ज स्पेसिस। इधर में लिखो F नेगेटिव, जिसको हम लोग देखो, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फ्लोरिडो बोल के बुलाएंगे। नहीं अभी के लिए ये सब नहीं, F नेगेटिव, तो इसके नंबर, इसके ऊपर में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, फ्लोरीन के ऊपर में -1, ठीक है सर। फिर से Cl नेगेटिव, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1। NO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्राइट, ये भी लिख देता हूं, नाइट्राइट, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1। CO3 2 नेगेटिव, इसका नाम है कार्बोनेट, कार्बोनेट, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2। NO2 1 नेगेटिव, ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1, इसका नाम है नाइट्रेट। SO4 2 नेगेटिव, जिसका नाम है सल्फेट, लिख लो। SO4 2 नेगेटिव, जिसका नाम है सल्फेट। पानी 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 पिला दो। ड्रिंक बियर, सेव वाटर। अच्छा ठीक है सर,
तुमने रजिस्ट्रेशन किया? नहीं किया? चलता है। आज फॉर्म लेकर जाना है, नहीं तो तुम लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है, 2 दिन बाद गायब हो जाओगे, फिर से मैं पूछते फिरूंगा कहाँ गया ये। SO4 2 नेगेटिव, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2, ठीक है सर। C2O4 2 नेगेटिव, इसका नाम है ऑक्सालेट, ऑक्सालेट, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -2। बाद में बाहर जाके बोले एक को बुझी ना पाओ की आरो याते पढ़िम एरी दिसु आरो। उसके बाद ONO 1 नेगेटिव, इसका नाम छोड़ो, नाम बाद में बताऊंगा। ऑक्सीजन नाइट बाद में बताऊंगा ये सब, अच्छा बाद में बोलूंगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1। नेक्स्ट SCN, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर है -1। OH, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर है -1। नेक्स्ट क्लास में आएगा तू? हाँ? अब झूठ बोलेगा मुझे। उसके बाद में पॉलीकॉल लगाते रहूंगा, बाद में ये हरामजादे लोग भी बोलेगा नहीं ये नंबर। ठीक है, ठीक है सर, आगे चले। ओके, फिर से H2O, NH3, CO, pyridine PY, phenyl, इथाइलिन डाइएमाइन, हाँ कौन सा? क्या? हाँ बताता हूँ ना, इन लोगों का सारा का चार्ज न्यूट्रल होता है, 0 होता है, ठीक है सर। इथाइलिन डाइएमाइन शॉर्ट फॉर्म में EN लिखा जाता है। इसीलिए इथाइलिन डाइएमाइन ऑक्साइड नहीं, डाइएमाइन, AMMINE, मेरा थोड़ा हैंडराइटिंग खराब है, AMMINE, इथाइलिन ETHYLENE, डाई DIAMMINE, एमाइन, ठीक है सर। अभी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना शुरू करते हैं। लिख लिया? हो गया? हो गया? देखो एक निकाल के बताता हूं, बाकी मैं अभी तुम लोगों को करवाऊंगा। ये लो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यहाँ पे CO मतलब कोबाल्ट, ठीक है, वहां पे CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, C कैपिटल O कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है सर, C स्मॉल O कोबाल्ट, ठीक है सर, NH3 3Cl3, ये लो। अभी मुझे पूछ लिया कि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ठीक है सर, निकालूंगा। देखो बहुत ही आसानी से, जिसका चाहिए उसका क्या बोलूंगा, X 3 into NH3, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है NH3 का? 0, 3 into 0 प्लस 3 into क्लोरीन का कितना होता है? -1, पूरे स्पेसिस में कुछ चार्ज दिख रहा है? इक्वल टू 0, तो इसका मतलब X का वैल्यू कितना हो गया? 3, ठीक है सर। अभी मैं क्वेश्चन देते जाता हूं, तुम लोग करते जाओ। हाँ हाँ वो एक ही बात है, वही सपोज कि मान लो यहाँ पे काउंटर आया Cl2 कुछ ले रहा है, तो उसके बाद प्लस कर देते,
सेम ही है। लो क्वेश्चन नंबर 1, CuNH3 4SO4। नंबर 2, K4FeCN। CN का दिया ना मैंने, देखो तो एक बार। CN का -1 होता है, लिख लो, साइनाइड बोलते हैं उसको, -1। चलो करो। कौन सा? ये CN CU ये CU कॉपर CO कार्बन कोबाल्ट। मेरा बोर्ड का पास कर के क्या सेंट्रल मेटल एटम CO कोबाल्ट। चलो सबका निकालो, सेंट्रल मेटल एटम का ही निकालना है सबका। Fe का नहीं चाहिए, उसका ही तो निकालना है, सेंट्रल मेटल एटम है सब सेंट्रल मेटल एटम का। देखो सेंट्रल मेटल एटम मतलब डी ब्लॉक का एलिमेंट को सेंट्रल मेटल एटम में बोलेंगे। अभी डी ब्लॉक का एलिमेंट कौन है वो तो पता है तुम लोगों को, कहां पे लिया था ऑनलाइन? फिजिक्स वाला पढ़ा था कि नहीं? ना ऐसे ही पढ़ा हुआ है? पढ़ा था। फिजिक्स वाला छोड़ के मेरे पास आ गए कैसे? हाँ थोड़ा देख लेते हैं ये कैसे पढ़ाता है ना। ये ऐसे भी 2 दिन बाद आना तो है नहीं। ओ दोस्त आ रहा है इसीलिए आ गया ना तू, समझा? देखा वो लड़की लोग जो गायब हुआ वो तीनों एक साथ हुआ, एक दोस्त जाने से सारा भाग जाता है। जामीन का क्या खबर है आजकल? हाँ पता नहीं, क्लास पास कर रहा है कि नहीं वो? वो फिजिक्स भी यहाँ पे नहीं ले रहा है ना? अच्छा है, सेल्फ स्टडी करना तो अच्छा है। संगीतकार बाद में संगीत गा लेना, अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल। -1 बोला ही क्यों? हेनरी स्लो का क्लास देखा? तेरे तो डाटा ही नहीं था, तू कैसे देखा?
हेनरीज लॉ इजी है सर। इजी नहीं है हेनरीज लॉ। इजी नहीं लेकिन आज देखूंगा हेनरीज लॉ बिल्कुल इजी नहीं है। सर मैं आज देखूंगा के बाद से हेनरीज लॉ और एप्लीकेशन हेनरीज लॉ लास्ट में पढ़ाया क्योंकि वो सबसे टफ है, इसीलिए लास्ट में पढ़ाया। हाँ हो गया, आगे चलते हैं। शुरू करें। ओके, लिखो टाइप्स ऑफ कंपाउंड। टॉपिक मारो टाइप्स ऑफ कंपाउंड। टाइप्स ऑफ कंपाउंड। टाइप्स ऑफ कंपाउंड। टाइप्स ऑफ कंपाउंड लिख लो। तो वहां पे लिखो टाइप्स ऑफ कंपाउंड में नंबर 1 सिंपल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट। नंबर 2 में डबल सॉल्ट, नंबर 2 में डबल सॉल्ट एंड नंबर 3 में कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट। अच्छा शुरू करते हैं सिंपल सॉल्ट से। सिंपल सॉल्ट का एक एग्जांपल दे सकते हो कोई? NaCl बहुत फेमस एग्जांपल है NaCl। तो सिंपल सॉल्ट देखो, सिंपल सॉल्ट अच्छे आराम से समझते हैं। देखो सिंपल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट हम लोग बनाते कैसे हैं? NaCl बनता कैसे है? ऐसे एसिड एंड बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के वजह से बनते हैं। सपोज कि मान लो कि एक एसिड ले लेता हूं मैं, एसिड ले लेता हूं HCl और एक बेस ले लेता हूं NaOH, ठीक है।
इन दोनों को मैंने रिएक्ट करवा दिया, एसिड है बेस है, तो ये दोनों अगर तुमने एक साथ डाल दिया तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, मतलब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा, तो क्या बनेगा हमारा सॉल्ट। देखो सॉल्ट कैसे बनता है, हाइड्रोजन को, इसका एसिड का हाइड्रोजन को हटा के तुम बेस का मेटल को घुसा दो, ठीक है, तो होगा क्या NaCl, ठीक है सर। क्या किया मैंने, सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड का हाइड्रोजन को हटा के मेटल घुसा दो, बस हो गया, ठीक है सर। हाइड्रोजन को हटा के क्या घुसा दिया, मेटल को घुसा दिया, NaCl प्लस क्या बचा H2O, ठीक है सर। तो ये मेरा बन गया सिंपल सॉल्ट। तो सिंपल सॉल्ट बना कैसे, ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, ठीक है सर। अभी एक बात बताओ, मैं अगर ये सिंपल सॉल्ट को उठा के पानी में फेंक दूं तो ये कैसे ब्रेक हो जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव ऐसे ब्रेक हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है सर। ये होता है सिंपल सॉल्ट, मतलब सिंपल सॉल्ट जो होता है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है इन वाटर, ठीक है सर। बनता कैसे है, ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है सर। एक तो समझ में आ गया। दूसरा आता है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कि बहुत लंबा लंबा एग्जांपल है। डबल सॉल्ट का एक एग्जांपल ले लेता है मैं, पोटाश अलम, पोटेश अलम KAlSO4 2 प्लस 12H2O, ये हो गया हमारा पोटेशियम। देखो कभी कभी डायरेक्टली इन लोगों का फॉर्मूला ही पूछ लेता है, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम, इसीलिए हम लोगों को याद भी रहना पड़ेगा, ठीक है सर। हमने बुक में लिखा हुआ है, फिर भी लिखने से लिख सकते हो, ये पोटेशियम है, ठीक है सर। अच्छा, जैसे कि डबल सॉल्ट कैसे बनता है, डबल सॉल्ट बनता है ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सॉल्ट। 2 और ज्यादा सिंपल सॉल्ट को अगर तुम जोड़ दो तो तुम्हारा डबल सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है सर। और ये भी अगर तुमने इसको भी पानी में फेंक दिया तो ये भी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, 100% डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है सर। मतलब ये पूरा टूट जाएगा। इसको अगर पानी में फेंक दो तो ये K पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, ऐसा टूट जाएगा ये, ठीक है सर। ये होता है डबल सॉल्ट, मैं लिखाऊंगा भी। उसके बाद लास्ट आता है कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। कोऑर्डिनेशन सॉल्ट कैसे होता है, एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि ये लो K4FeCN6, लो ये लो, ठीक है सर। इसको मैं अगर पानी में फेंकता हूं तो ये ब्रेक कैसे होगा, 4K पॉजिटिव और प्लस, नहीं तो ऐसे लिख देता हूं, FeCN6 4 नेगेटिव, ऐसा ब्रेक होगा, ठीक है सर। मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो भी चीज है ये टूट नहीं रहा है, ये एक पार्ट में ही रह रहा है, ठीक है सर। तो कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ क्या, ये नहीं हुआ। तो डिफरेंस यही है। सिंपल सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के वजह से बनता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। डबल सॉल्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सॉल्ट होता है, और हमारा जो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट होता है वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, वो भी बनता है कॉम्बिनेशन। देखो ओके, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट भी कैसे बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सॉल्ट से ही बनता है, लेकिन वो डिसोसिएट नहीं होता। डिफरेंस समझ में आ गया, ओके। तो एक बार ये पैराग्राफ नहीं लिखने से भी चलेगा, तुम लोग एक बार ये पैराग्राफ एक बार पढ़ लो। तो ये डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड, क्योंकि बुक से ज्यादा पूछा जाता है, तो एक बार पढ़ लो ये वाला पैराग्राफ। नहीं है इंडियन, अल्फ्रेड वेर्नर है ये। इंडियन दिख रहा है, मुझ दिख गया तो इंडियन दिख रहा है। हाँ ये पैराग्राफ एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लो। और उसके बाद जो सॉल्ट भी हमारा बुक में जो सॉल्ट का नाम डबल सॉल्ट के नाम दिया हुआ है वो याद करना है, ठीक है सर। उसको अंडरलाइन अच्छे से करो, डबल सॉल्ट का नाम को अंडरलाइन अच्छे से करो, क्योंकि वो पढ़ना है हम लोगों को। ये टाइप्स ऑफ सॉल्ट मतलब टाइप्स ऑफ कंपाउंड हो गया। हाँ मोर सॉल्ट भी वहां पे उसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है ना। हाँ उसको ही मोर सॉल्ट बोलते हैं, वो जो दिया हुआ है उसको मोर सॉल्ट, वो एक नाम है, सॉल्ट का नाम है।
सर हमें 2 NaCl का डबल शॉट हो जाएगा। हाँ 2 NaCl के मिक्सर हाँ कर सकते हो। टू डिफरेंट, 2 NaCl के 2 NaCl ही होगा। मतलब हम लोग डबल सॉल्ट कैसे बनाते हैं, सपोज कि मान लो NaCl ले लिया और दूसरा एक सिंपल सॉल्ट ले लिया, दोनों को जोड़ दिया मैंने, ठीक है, तो डबल सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है सर। और कोऑर्डिनेशन, हमारा कोऑर्डिनेशन का सॉल्ट और डबल सॉल्ट में सिर्फ यही डिफरेंस है कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता और वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है सर। अभी कुछ टर्म्स का मीनिंग समझा देता हूं ऑलरेडी, जो कि समझा चुका हूं मैं। जैसे कि मान लो ये वाला K4FeCN6, यहां पे बाहर वाला क्या है, अबे K4 तो है, इसका नाम क्या है, काउंटर आयन। Fe क्या है, सेंट्रल मेटल एटॉम, और साथ में ये जो Cn है ये क्या है, लिगेंड। ठीक है सर। तो यहाँ पे ये कहां से पढ़ना है ये भी देख देता हूं। देखो, अच्छा फिर से बताता हूं, देखो मैं फिर से लिखा के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सेंट्रल मेटल एटॉम का काम क्या होता है, क्या करता है, थोड़ा आगे दिखाया था मैंने एरो ड्रॉ करके। क्या करता है ये, शेयर, अरे शेयर नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है। और लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और ये देखो काउंटर आयन का काम क्या करता है ये भी बता देता हूं। काउंटर आयन का काम होता है तुम्हारा पूरे स्पेसिस में चार्ज को बैलेंस करके रखना। ठीक है सर, चार्ज को बैलेंस करके रखना इसका काम होता है। ठीक है सर। तो यहाँ पे इन लोगों का डेफिनेशन भी पढ़ना है और सुंदर से बुक में दिया हुआ है, इसीलिए मैं वापस इसको नहीं दिखाऊंगा। देखो ये देखो यहाँ पे सेंट्रल एटॉम दिया हुआ है और मैंने इसके ऊपर में बात भी बोल दिया, लिविस एसिड के बारे में मैंने बोल दिया। ठीक है सर। नोट दे, सारे लोग टिक मारे। सेंट्रल एटॉम ये पढ़ना है। ठीक है सर। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी मतलब क्या होता है, पूरा ये कोऑर्डिनेशन चीजों को ही हम लोग एंटाइटी बोलेंगे। ठीक है सर, पूरा चीज इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बोलेंगे। लिगेंड्स क्या होता है ऑलरेडी समझ गए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन। ओके, यहाँ पे कुछ लिगेंड का टाइप्स ऑफ लिगेंड लिखा हुआ है, वो पढ़ा होगा। ऐसे लिगेंड जनरली क्या होता है ये तो समझ में आता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट्स करता है उसको हम लोग। ओके, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये भी तुम लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी समझ में आ गया। डेफिनेशन पूछता है ना, ऐसे मैं टिक नहीं करवा रहा हूं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। सुंदर से यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। और कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, अच्छा अच्छा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन ये भी पढ़ना है। ये भी पढ़ने से समझ में आ ही जाएगा, मतलब जो स्ट्रक्चर बनाएगा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो स्ट्रक्चर बनाएगा उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर समझ लिया। होमोलैक्टिक एंड हाइड्रोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस ये समझाता हूं। होमोलैक्टिक मतलब अगर सेम टाइप ऑफ लिगेंड, अगर एक ही लिगेंड हो उसको होमोलैक्टिक बोलेंगे। मैं 3 दिन बाद फिर से पूछूंगा। होमोलैक्टिक मतलब अगर लिगेंड सेम ही हो, इसके साथ अगर दूसरा लिगेंड भी एक प्रेजेंट है, सपोज कि मान लो ये हमारा CN6 है, CN5 है और Cl भी प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोलैक्टिक। ठीक है सर। तो यहाँ पे ये सारा डेफिनेशन लिखा हुआ है, आज ही के जाके आज ही पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे। अब कैसे और पढ़ाऊं इसको, अगर फिर से बोल के बोले होमोलैक्टिक द कॉम्प्लेक्स विद मेटल बाउंड ओनली वन डोनर कॉम्प्लेक्स, ये सब लिखा के क्या फायदा। ऑलरेडी बुक में इतना सुंदर से लिखा हुआ है, मैं इसको लिखा के तुम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा। ठीक है सर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज, और हम लोगों को ये चीज आज ही पढ़ना है। हाँ, मैं 2 दिन बाद फिर से पूछूंगा। अभी हम लोगों को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। चलो एक टॉपिक पढ़ा देता हूं, उसके बाद छोड़ देता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। नंबर 1, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। लिगेंड 3 तरह से क्लासिफिकेशन होता है। नंबर 1, ऑन द बेस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी, DENTICITY, DENTICITY। और लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग।
अभी फास्ट वाला का टॉपिक मार दो, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, वहां पे लिखो नंबर 1 नेगेटिव चार्ज लिगेंड, नेगेटिव चार्ज लिगेंड। बहुत ही एग्जाम्पल इजी है, जैसे कि F नेगेटिव, जिसके ऊपर भी नेगेटिव दिख गया वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज लिगेंड। जैसे कि NO2 नेगेटिव, ये सब नेगेटिव चार्ज लिगेंड। नंबर 2 पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। तो जिसके ऊपर में पॉजिटिव दिख गया वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। पॉजिटिव चार्ज लिगेंड इतना ज्यादा यूज नहीं होगा। नेक्स्ट आता है नंबर 3 न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, जैसे कि H2O, NH3, CO। इसका नाम है मिथेनेमाइन, इसका नाम है, ऑलरेडी तुम लोगों को पता है, ये तो वाटर है ऑलरेडी पता है, लेकिन जब ये लिगेंड जैसे बिहेव करेगा इसका नाम अलग हो जाएगा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ये तो एमाइन है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये मिथेनेमाइन है, ठीक है से, मिथेनेमाइन है, ठीक है से, एटसेट्रा। तो हो गया, बेस ऑफ चार्ज भी हो गया। चलो हो जाएगा आज के लिए। ऐसा रहेगा।